हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मेसी प्रैक्टिस, इसकी यूनिट फर्स्ट का सेकंड टॉपिक। तो हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये वाला टॉपिक जो है आज के वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास में क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो सबसे पहले डेफिनेशन हॉस्पिटल फार्मेसी की, देन फंक्शंस हॉस्पिटल फार्मेसी के, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, देन लोकेशन, लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग को आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है इसका क्या मतलब होता है। तो सिंपली हॉस्पिटल के अंदर एक जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर मेनली दवाइयाँ जो है वो पेशेंट को दी जाती है, उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। बाकी द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी विद इन द हॉस्पिटल अंडर द सुपरविजन ऑफ अ प्रोफेशनल फार्मासिस्ट इज नोन एज हॉस्पिटल फार्मेसी। मतलब जैसे क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी की प्रैक्टिस करी जा रही है एक प्रोफेशनल फार्मासिस्ट के अंडर में, उनके सुपरविजन में, उनकी देखभाल में, तो उसी को हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी जो है ये एक हेल्थ केयर सर्विस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी जो दवाइयाँ होती है, ठीक है, या फिर जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, उन्हें प्रिपेयर करना, स्टोर करना, कंपाउंड करना, डिस्पेंस करना, ये सब जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर करा जाता है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, मतलब जो डॉक्टर्स हो गए या फिर जो पेशेंट्स होते हैं, उन्हें दवाइयों से रिलेटेड जो है वो एडवाइस भी करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से दवाइयों को सेफली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो ये सिंपली हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। अब सेकेंड टॉपिक हमारे पास में आता है फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो अब हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन इनका ये रहता है कि जैसे ड्रग्स हो गए, केमिकल्स हो गए या फिर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हो गए, ठीक है, उन्हें डिस्पेंस करना। मतलब सिंपली जैसे कोई पेशेंट आया, ठीक है, उन्होंने हमें प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो उन्हें हम दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो वही हमारा सिंपली मतलब होता है डिस्पेंसिंग ऑफ दी ड्रग्स। ठीक है, दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कोई भी मेडिकामेंट्स हो गए या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, उन्हें मैन्युफैक्चर करना, ठीक है, एंड उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना जो है ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। देन उसके बाद में जैसे हमारे पास में क्या इंजेक्टेबल ड्रग्स हो गई, इंजेक्शन के थ्रू जिन ड्रग्स को दिया जाता है, ठीक है, अगर हम उन्हें हॉस्पिटल के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उनका प्रिपरेशन करना एंड स्टेरिलाइजेशन करना ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद में स्टॉक मेंटेन करना जो है ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है, कि जो भी दवाइयाँ हैं उनका स्टॉक मेंटेन करके रखे। देन जो एंटीडोट्स हो गए या फिर कोई भी इमरजेंसी ड्रग्स हो गई, ठीक है, उन सबका स्टॉक मेंटेन करके रखना हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद में ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना, मतलब ड्रग जो है उसका क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, ध्यान रखना, ये काम जो है ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का रहता है। उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब वही है कि सामान जितना भी है हमारे पास में फार्मेसी के अंदर वो सही क्वांटिटी में है या नहीं है, अगर वो ख़त्म होने वाला है तो पहले से मंगा लो, ये सारी चीज़ें जो है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। उसके बाद में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, जैसे नार्कोटिक ड्रग्स हो गए या फिर अल्कोहल हो गए, वो कितनी रिसीव करी गई है, कितनी दी गई है, उस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। देन पेशेंट काउंसलिंग करना, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। उसके बाद में जैसे टीचिंग प्रोग्राम्स जितने भी होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करने का काम इनका रहता है। उसके बाद में जैसे फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी जो है उनके द्वारा किसी भी तरह के रिकमेंडेशंस दिए गए हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करना जो है वो भी हॉस्पिटल फार्मेसी का काम रहता है। ठीक है, अब इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा हॉस्पिटल फार्मेसी का, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कौन कौन से लोग किस किस लेवल पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो हमारा सिंपली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। अब हॉस्पिटल फार्मेसी जो इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है हमारे पास में वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हॉस्पिटल फार्मेसी जो इसके अंदर अलग अलग डिविजन्स भी रहते हैं, जैसे कि डिस्पेंसिंग के लिए अलग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग हो गया, क्वालिटी कंट्रोल के लिए अलग हो गया, देन ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज के लिए अलग हो गया। इस तरीके से अलग अलग डिविजन्स जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अब जो मेन हेड होते हैं ना हॉस्पिटल फार्मेसी के, तो हेड या फिर डायरेक्टर जो होते हैं उनका ये काम रहता है कि वो ये ध्यान रखे कि सभी के सभी जो लोग हैं उन्हें जो काम दिया गया है वो काम वो अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब जो हॉस्पिटल फार्मेसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो भी हम लोग को इस तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में ही बनाना है। ठीक है, तो सबसे ऊपर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या आते हैं, द डायरेक्टर और डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर होते हैं या फिर डीन होते हैं या जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं सबसे ऊपर आते हैं।
उनके बाद में आते हैं डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, ठीक है, फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के डायरेक्टर जिनकी क्वालिफिकेशन जो है वो एम फार्मा होनी चाहिए, मेनली फार्माकोलॉजी से करी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फार्मेसी इंचार्ज, ठीक है। अब फार्मेसी इंचार्ज के बाद में जैसे एक तो आता है डिस्पेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स जो है उसके डिस्पेंसिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना। अब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आउटडोर पेशेंट्स एंड इंडोर पेशेंट्स के लिए हो सकता है। अब इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है इसके अंदर बी फार्म लोग होते हैं, मतलब जिनकी बी फार्म कंप्लीट हो रखी होती है, एंड उन्हें असिस्ट करते हैं डी फार्म जिन्होंने कर रखी है जूनियर फार्मासिस्ट के रूप में, ठीक है। दूसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए एम फार्म होनी चाहिए एंड स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। देन आता है क्वालिटी कंट्रोल, तो इसके लिए एम फार्म होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के अंदर एम फार्मा होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए फार्माकोलॉजी के अंदर। देन आता है मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड मिसलेनियस ड्यूटीज़, तो मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड मिसलेनियस ड्यूटीज़ जो हैं, मतलब मेडिकल रिकॉर्ड्स वगैरह को मेंटेन करना है, कुछ दूसरी ड्यूटीज़, तो इसके लिए बी फार्म या फिर डी फार्म जो है वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का, ठीक है। सबसे पहले डायरेक्टर डीन आ गए, फिर डायरेक्टर आ गए फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के, फिर फार्मेसी इंचार्ज आ गए, फिर इसके अंदर हमारे पास में ये अलग अलग आ गए, एंड डिस्पेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आउटडोर एंड इंडोर आ गया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमसे पूछा जाता है तो फ्लो चार्ट हम लोग को ज़रूर से जो है वो बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है लोकेशन, लेआउट एंड स्टाफ रिक्वायरमेंट, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन, देन उसका लेआउट किस तरीके से होगा, उसके अंदर स्टाफ की क्या रिक्वायरमेंट्स जो है वो रहती है। तो सबसे पहला लोकेशन के अंदर हमारे पास में क्या आता है कि फार्मेसी जो है वो हॉस्पिटल जो है उसके अंदर ही लोकेटेड रहनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि पेशेंट्स हो गए या फिर स्टाफ हो गए वो ईजिली फार्मेसी पर जा सके, उनको कोई भी काम हो तो वो वहाँ पर आराम से जा सके, ठीक है। उसके बाद में अगर मतलब क्या है कि 2 या 3 फ्लोर्स बने हुए हैं तो जो फार्मेसी है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही प्रेजेंट होनी चाहिए, स्पेशली जो डिस्पेंसिंग यूनिट है, मतलब पेशेंट जहाँ से दवाई लेंगे तो वो डिस्पेंसिंग यूनिट जो है वो तो ग्राउंड फ्लोर पर ही होनी चाहिए, ठीक है। देन जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है, जैसे कभी कभी क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग भी दवाई की हॉस्पिटल के अंदर हो रही है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग रूम है वो फार्मेसी के बगल में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लोर्स उसके अंदर हैं, तो हर एक फ्लोर पे एक फार्मेसी जो है वो प्रेजेंट रहनी चाहिए, ठीक है। एंड मेनली जो आउट पेशेंट फार्मेसी है, मतलब जो बाहर से आ रहे हैं लोग डॉक्टर को दिखा के दवाई लेकर के जा रहे हैं, तो आउट पेशेंट फार्मेसी जो है वो अच्छी दिखनी चाहिए, उसमें एनफ स्पेस होना चाहिए कि लोग आराम से बैठ सके वेट जब कर रहे हैं दवाइयों के लिए, तो इस तरीके से जो है वो आउट पेशेंट फार्मेसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें लेआउट की, तो फार्मेसी जो है उसके अंदर कम से कम 250 स्क्वायर फीट एरिया जो है वो चाहिए होता है, कितना भी बड़ा हॉस्पिटल हो कम से कम 250 स्क्वायर फीट एरिया तो फार्मेसी का होना ही चाहिए, ठीक है। अब जो फ्लोर है फार्मेसी का वो स्मूथ होना चाहिए, ठीक है, आराम से साफ उसे कर सके ऐसा होना चाहिए, एसिड रेजिस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग सेक्शंस जो होते हैं फार्मेसी के अंदर, उसके अंदर ड्रेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, एंड जो भी वेस्ट वगैरह वहाँ से आराम से रिमूव हो सके ऐसा होना चाहिए। एंड जो दीवारें हैं वो भी स्मूथ होनी चाहिए, लाइट कलर के पेंटेड होनी चाहिए। अब जैसे हम लोग हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मेसी बनी हुई है, ठीक है, वो किस तरीके से उसके अंदर अलग अलग सेक्शंस होने चाहिए, डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, वो हम लोग को यहाँ पर जो है वो देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हॉस्पिटल फार्मेसी का लेआउट रहता है, यहाँ पर सेप्टिक सेक्शन रहता है, फिर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन रहता है, यहाँ पर रॉ मटीरियल रहता है, उसके बाद में यहाँ पर स्टोर्स रहती हैं, यहाँ पर फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो स्टोर रहता है, फिर बीच में पैसेज रहता है, खाली जगह रहती है लोगों के आने जाने के लिए, लोगों के नहीं मतलब जो फार्मेसी के अंदर इन्वॉल्व लोग रहते हैं उन्हीं को आने जाने के लिए जगह रहती है। उसके बाद में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर डिस्पेंसिंग एरिया रहना चाहिए जहाँ से पेशेंट को जो है दवाइयाँ दी जाती है, ठीक है। जैसे पेशेंट आ गए यहाँ पर विंडो पे तो उन्हें यहाँ से दवाइयाँ दे दी जाती हैं, यहाँ पर आगे आगे जो है वो ओपन स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। लेआउट जो हॉस्पिटल फार्मेसी का बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो वहाँ पर हम लोग को सिंपली यही वाला डायग्राम जो है वो बना के आना होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जैसे हम लोग देखें स्टाफ रिक्वायरमेंट क्या रहेगी हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कितने फार्मासिस्ट चाहिए ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे वर्कलोड कितना है, मतलब काम कितना है, दिन के कितने पेशेंट आते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने फार्मासिस्ट वहाँ पर रहने चाहिए। अब जितने भी फार्मासिस्ट वहाँ पर है उनके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। एंड अगर फार्मेसी जो है उसके अंदर ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग भी होती है तो प्रॉपर ऐसे लोग होने चाहिए जिन्हें मैन्युफैक्चरिंग के अंदर एक्सपीरियंस है, ठीक है। उनके साथ में उनके असिस्टेंट भी रहने चाहिए जिनकी वहाँ पर ज़रूरत पड़े अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो, ठीक है। अब जैसे फार्मेसी है, ठीक है, वहाँ पर कुछ जो नंबर ऑफ़ स्टाफ हैं जो मतलब ज़रूरी हैं, तो एक तो चीफ फार्मासिस्ट या फिर एक डायरेक्टर वहाँ पर होने चाहिए, ठीक है।
अगर हम बात करें स्मॉलर हॉस्पिटल्स की, जो छोटे हॉस्पिटल होते हैं उसके अंदर कम से कम 4 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है वो होने चाहिए, ठीक है, जिससे कि एक फार्मासिस्ट जो है वो कम से कम 60 पेशेंट्स को जो है वो हैंडल कर लेता है। उसके अलावा असिस्टेंट होने चाहिए, अटेंडेंट्स होने चाहिए, सफाई कर्मचारी होने चाहिए, मतलब जो सफाई वगैरह का ध्यान रखे, असिस्टेंट प्रॉपर होने चाहिए, अटेंडेंट्स होने चाहिए, सबके सब लोग जो हैं प्रॉपर नंबर में जितने हॉस्पिटल के अंदर काम रहता है उस हिसाब से होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मतलब नंबर ऑफ बेड कितने हैं उसके बेसिस पे जो है फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। जैसे हम लोग ये टेबल देखते हैं, ठीक है, बेड स्ट्रेंथ कितनी है हॉस्पिटल के अंदर, उसके बेसिस पे कितने फार्मासिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड्स तक हैं, ठीक है, 50 बेड हॉस्पिटल के अंदर है तो उसके अंदर फार्मासिस्ट 3 चाहिए होंगे, ठीक है। अगर 100 बेड्स हैं तो 5 फार्मासिस्ट चाहिए होंगे, 200 बेड्स हैं तो 8 फार्मासिस्ट चाहिए होंगे, 300 बेड्स हैं तो 10 फार्मासिस्ट चाहिए होंगे, एंड अप टू 500 मतलब 500 तक बेड हॉस्पिटल के अंदर है तो 15 नंबर ऑफ फार्मासिस्ट जो है वो वहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट स्टाफ रिक्वायरमेंट। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा बच गया वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जिनका काम मेन रहता है दवाइयाँ देने का, वो होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो अब हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं, उनके फंक्शंस, उनके काम क्या रहते हैं, वो हम लोग को बताने। तो पहले हम लोग बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये रहती है कि ड्रग्स एंड उनका जो एक्शन है, ठीक है, उसकी टेक्निकल नॉलेज इनको रहनी चाहिए। मतलब जैसे कोई भी ड्रग है, ठीक है, वो साइड इफेक्ट क्या करती है, एंड अप टू डेट उनको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ड्रग की रखनी होगी। जैसे कोई ड्रग अगर बैन हो गई है, अभी रिसेंटली बैन हुई है, तो वो चीज़ भी फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए ड्रग की, एंड वो किस तरीके से एक्शन करती है, उसके साइड इफेक्ट्स एंड उसकी लेटेस्ट नॉलेज, ये सारी की सारी जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट को पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स है उन्हें डेवलप करना, उन्हें बनाना जो है ये भी फार्मासिस्ट का काम रहता है, ठीक है। देन जो भी कंट्रोल प्रोसीजर्स जो है फार्मेसी के अंदर काम आ रहे हैं उनके प्रॉपर नॉलेज इनको रहनी चाहिए। देन रिसर्च एक्टिविटी के अंदर इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद में टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो होते हैं उसके अंदर भी इन लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चीज़ें सीखनी भी चाहिए, इन लोगों को सिखानी भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट हो गया हॉस्पिटल फार्मेसी का, उसके अंदर भी इन लोगों को इन्वॉल्व रहना चाहिए। देन हम बात करें डिस्पेंसिंग एरिया की। डिस्पेंसिंग एरिया का कौन सा एरिया हो जाता है, जैसे जहाँ पर हमारे पास में पेशेंट आए प्रिस्क्रिप्शन लेकर के, हमने उन्हें ड्रग दी, ठीक है, तो वो डिस्पेंसिंग एरिया के अंदर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं एंड जो भी प्रोसीजर्स हैं उन्हें प्रॉपरली वहाँ पर फॉलो करा जाए, ठीक है। उसके बाद में जो भी ड्रग सप्लाई करी गई है या फिर कोई ड्रग वापस आ गई है उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, बिल जितने भी हैं उनका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, ठीक है। देन उसके बाद में जो भी हमारे पास में स्टॉक है ड्रग का, ठीक है, उसे भी मेंटेन करके रखे कि कोई ड्रग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी नहीं रहनी चाहिए एंड वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है ऐसी जगह पर भी नहीं आनी चाहिए। मतलब स्टॉक जो है उसे मेंटेन करके रखना होता है, वो इनका काम रहता है। देन आता है पेशेंट केयर एरिया, मतलब जहाँ पर पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। तो उन्हें सारी की सारी फार्मेसी सर्विसेज जो है नर्सिंग यूनिट के अंदर उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ठीक है। नर्स हो गए एंड मेडिकल स्टाफ हो गए, उनके साथ में कंसल्ट करना चाहिए कि किस हिसाब से दवाई जो है वो दी जानी है, या फिर उसमें अगर उसे एडमिनिस्टर करने में पेशेंट को दवाई लेने में कोई दिक्कत आ रही है तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात वगैरह करनी जो है वो भी इनको करनी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद में सभी के सभी प्रिस्क्रिप्शंस को सुपरवाइज करना एंड वापस से चेक करना जो है ये भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। नेक्स्ट आते हैं डायरेक्ट पेशेंट केयर, मतलब पेशेंट का डायरेक्टली ध्यान रखना। तो उसके अंदर पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री जो होती है वो इनको पता होनी चाहिए, ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करना इनको आना चाहिए, पेशेंट को मॉनिटर करना एंड पेशेंट को काउंसिल करना इनको आना चाहिए, देन ड्रग सेलेक्ट करना इनको आना चाहिए। एंड देन जैसे क्या हुआ कि हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट है, इमरजेंसी के अंदर किसी को हार्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ गई तो कार्डियोपल्मिनरी इमरजेंसीज के अंदर भी इन लोगों को क्या किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है वो आना चाहिए, ठीक है। देन आते हैं फंक्शंस क्या होंगे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के, मतलब इनके सिंपली काम क्या होंगे। तो इनका काम ये रहता है कि प्रोवाइड करना एंड इवेल्युएट करना फार्मास्यूटिकल सर्विसेज को, मतलब फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना एंड साथ साथ उन्हें इवेल्युएट करना, एनालाइज करना कि सब काम सही से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद में इनका क्या काम रहता है कि एक इफेक्टिव सिस्टम जो है उसे डेवलप करना एंड मेंटेन करना, क्लिनिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स का, ठीक है। मतलब क्लिनिकल रिकॉर्ड्स हो गए, क्लिनिकल रिपोर्ट्स हो गए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स हो गए, उन सबको डेवलप करना एंड इफेक्टिव सिस्टम को मेंटेन करके रखना जो है वो इनका काम रहता है, ठीक है। उसके बाद में जैसे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, ठीक है, दूसरी तरफ जो मेडिकल डॉक्टर्स है, ठीक है, उन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने का काम जो है वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रहता है।
उसके बाद में इन्वेंट्री कंट्रोल का तो इनका काम रहता है कि भाई स्टॉक को मेंटेन करके रखना है, कोई भी दवाई अगर ख़त्म होने वाली है उससे पहले ही इन्फॉर्म करके एंड दवाई को वहाँ पर ला करके स्टॉक वगैरह मेंटेन करके रखना जो है वो इनका काम रहता है। देन रिसर्च के लिए जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें इनिशिएट करना, उनके अंदर पार्टिसिपेट करना, ठीक है। जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो पेशेंट का ध्यान रखने के लिए रहते हैं, ठीक है। देन दवाइयों से रिलेटेड जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हें शुरू करना है, साथ साथ उनके अंदर पार्टिसिपेट करना जो है ये इनका काम रहता है। देन सेफ्टी प्रोग्राम्स जो हैं, हॉस्पिटल को सेफ्टी प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना है, साथ साथ वो सेफ्टी प्रोग्राम्स को फॉलो करने का काम इनका रहता है, ठीक है। उसके बाद में कंटिन्यूस इन लोगों को एजुकेशन जो है वो लेते रहना चाहिए, मतलब जितने भी लोग जो फार्मेसी के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है, सभी को कंटिन्यूसली एजुकेशन लेते रहना है जिससे वो इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है। उसके बाद में जितनी भी दवाइयाँ होती हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्पेंसिंग करना, पैकेजिंग करना, ये काम जो है वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का रहता है। पेशेंट की काउंसलिंग करने का काम भी इनका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।